दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि आईएससीसी कोर्सिया क्या चीज़ है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सस्टेनेबल, जैसा कि हम लोगों को पता है, सतत विकास जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसको कहते हैं या धारणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे कि ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता है और इसके क्या प्रभाव हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते किसे हैं। तो इसमें अभी जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसने हरियाणा में पानीपत में रिफाइनरी है और वहाँ पर जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वाणिज्यिक स्तर पर जो है उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है, कॉमर्शियल लेवल पर। अब ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये एक महारथन कंपनी है, जैसा कि हम लोग को पता है, ऑयल एंड गैस के लिए जानी जाती है। और इसके कहाँ पर प्लांट्स हैं? डिगबोई में प्लांट है असम में, गुवाहाटी में है, बोंगई गांव में प्लांट है। ये तीनों जो हैं वो असम में हैं। फिर उसके बाद कोयली आता है। कोयली ये वडोदरा के पास है, गुजरात में प्लांट है। मथुरा हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही प्लांट है इसका, IOCL का। फिर बरौनी है बिहार में, हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में, पानीपत जो है ये बहुत बड़ी रिफाइनरी का प्लांट है, ये है हरियाणा में, और पारादीप जो है ये है उड़ीसा में। तो हाल ही में क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ISCC कोर्सिया प्रमाणन प्राप्त किया है। ये सर्टिफिकेशन जो है इसको ISCC कोर्सिया का सर्टिफिकेशन इसको मिला है। यह प्रमाणन के साथ भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनमें इस्तेमाल के लिए कुकिंग ऑयल से बायोफ्यूल तैयार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार किया जाता है। अब कुकिंग ऑयल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं कुकिंग ऑयल में होती हैं। तो जो भी कुकिंग ऑयल है वो एक तरह से पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में जो हवाई जहाज में जो फ्यूल है, और वो जो फ्यूल है उसमें जो अभी तक जो फ्यूल यूज़ होता है उसमें मेनली जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो जैसे CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर भी उसमें शामिल हो जाता है, जलवाष्प जिसको कहते हैं, एरोसोल्स भी होते हैं, सल्फर एरोसोल्स जिसको कहते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो N2O होता है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं। उसके साथ साथ जो है फ्रीऑन होता है, CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सभी जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। अब ये जो है गैसेस जो है जब पर्यावरण में ये एक तरह से जब फैलती हैं तो इनसे जो है पर्यावरण जो है वो दूषित होता है और जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का उसको बढ़ाती हैं ये। तो कैसे टेम्परेचर को जो है मेंटेन किया जाए और कैसे जो है ये एक तरह से इसमें जो है स्मोक का भी फॉर्मेशन होता है, तो जिसको कालिक कहते हैं, तो इनको किस तरीके से घटाया जाए और किस तरीके से जो है एविएशन फ्यूल जो है उसको सस्टेनेबल बनाया जाए। तो इसमें जो है कि हवाई जहाज वातावरण में जज्बात, कालिक, सोट जिसको बताया मैंने, ठीक है, और सल्फर एरोसोल्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और भी गैसें हैं जो वायुमंडल में कॉन्ट्रेल के नाम से जानी आती है। कॉन्ट्रेल क्या है? यानी कृत्रिम बादल। अब कृत्रिम बादल जो ये बनाती है, और ये कृत्रिम बादल जो है ये एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। एक तरह से पर्यावरण को ये इसका टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं, पर्यावरण का जो है तापमान बढ़ाते हैं। और तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि जो मान लीजिए जैसे अंटार्कटिका है या फिर जहाँ पर भी आर्कटिक है, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो क्या है कि बर्फ़ जो है वो पिघलने लगती है, महाद्वीपों से वो बर्फ़ पिघल रही है, और पिघलने से क्या होता है, ये समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे क्या है
कि जो छोटे देश हैं या द्वीपीय देश हैं जैसे फिजी हो गया या मालदीव हो गया, तो इनके डूबने का खतरा भी बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ है कि ओज़ोन है, तो इससे क्या है कि ओज़ोन भी इसमें शामिल है। तो ये एक तरह से जब टेम्परेचर बढ़ाती है तो इससे क्या होता है, कार्बन एमिशन भी बढ़ता है, और कार्बन एमिशन बढ़ने से क्या होता है कि ये पर्यावरण को एक तरह से दूषित करती हैं। तो विमानन उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए, कार्बन के एमिशन को घटाने के लिए SAF की भूमिका लगभग 60% तक मानी जा रही है। तो जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, इसकी भूमिका जो है 60% तक मानी जा रही है। पारंपरिक एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है, ये जैसा कि रासायनिक गुणधर्म रखता है, मतलब जो भी इसके केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, वो कच्चे तेल की जगह स्थायी फीड स्टॉक जैसे तेल हो गया, अपशिष्ट हो गया, कृषि अवशेष हो गए, तो इससे तैयार होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कृषि में जैसे मान लीजिए गन्ना है, गन्ने का छिलका हो गया, उससे जो भूसी या फिर धान की भूसी है, या फिर गेहूँ से जो है निकलता है छिलका, या फिर मान लीजिए ये जो भुट्टे होते हैं, जो अगर भुट्टों में जो भुट्टों का जो अंदर का पदार्थ होता है दाने हटने के बाद में, तो वो भी एक तरह से जो है वो भी यूज़ होता है इसमें। तो ये जो है एक तरह से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें ड्रॉप इन फ्यूल किसको कहते हैं? ड्रॉप इन फ्यूल ये है कि इसे ATF जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है उसके साथ सीधे मिलाया जा सकता है, और विमान या इंजन में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें क्या है, ब्लेंडिंग की जाती है, जैसे इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है पेट्रोल के साथ में। तो इससे क्या होता है, पेट्रोल की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, गाड़ी की एफिशिएंसी, और एक तरह से जो है पेट्रोल में कह सकते हैं कि इससे जो भी एमिशन होता है, जो भी धुआं निकलता है, और वो धुआं से जो भी CO2 का एमिशन होता है या कार्बन का एमिशन होता है वो कम होता है इथेनॉल के ब्लेंडिंग से, ठीक है, इथेनॉल के मिलाने से। ठीक उसी तरह जो है इसमें भी है। तो SAF किन स्रोतों से बनाया जा सकता है? तो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड्स कहने का मतलब है कि जो फैट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो है इस पर ये ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड एक तरह से ऑयल को बनाने में भी जो है मेनली काम आते हैं, ठीक है। तो वनस्पति तेल जो है ये बनता है इनसे। पशु तेल होता है, पीले या भूरे रंग का ग्रीस, तो ग्रीस में जो है ये लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी ऑयल्स होते हैं, ग्रीस होता है, या फिर कह सकते हैं कि फैट्स होते हैं। तो ये सभी जो है एक तरह से ये SAF के स्रोत हैं। उसके बाद में अब इसमें ये स्रोत ये बोले क्यों गए हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि इनसे जो है एक तरह से रिसाइकलिंग हो जाता है, कचरा जो है वो रिसाइकलिंग हो जाता है, और ये जो है हमेशा जो है ये बने रहेंगे। तो इसलिए इनको जो है स्रोत माना जा रहा है SAF का। फिर नगर निगम का ठोस कचरा कहने का अर्थ है इसमें कि जो नगर निगम से जो कचरा, जैसे मान लीजिए हम लोग के घरों में निकलता है, और वो कचरा होता है जो, और उसको जो है रिसाइकिल करके फिर से जो है उसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे कचरे को जो है, जो नगर निगम से निकलने वाला जो ठोस कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, वो भी इसमें यूज़ होता है। तो ठोस अपशिष्ट जैसे आमतौर पर कचरा या कूड़ा जिसको कहते हैं, घरों और व्यवसायों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, खनन में भी, माइनिंग में भी, और कृषि में और सामुदायिक गतिविधियों में निकलने वाली या फेंकी गई सामग्री, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। कृषि और वानिकी अवशेष भी होते हैं, जैसे लकड़ी का कचरा है या गन्ने का बगास है। बगास कहने का अर्थ है वो बिल्कुल छिलके से जो है बहुत ही जो मुलायम हो जाता है परत उसकी, पूरे छिलके की, और एक तरह से जो है पूरी तरह से जब छिलका नष्ट हो जाता है तो उससे जो है ये बगास निकलता है। उसी तरह मक्का के डंठल, जैसा कि मैंने बताया कि भुट्टों में जो होते हैं, तो मक्का जब निकल जाती तो उसमें जो डंठल होते हैं। उसके बाद भूसी होती है, धान की भूसी होती है। पुआल जो है ये, इसको भूसी भी कह सकते हैं, गेहूं की भूसी, धान की भूसी। पुआल कहने का मतलब है जो कि मोटे अनाजों से जो उनके छिलके होते हैं। उसके बाद शर्करा है, यानी शुगर एंड स्टार्च, इससे आधारित सामग्री है। तो ये सभी जो है ये सोर्स है कि जिनसे जो है
जो एविएशन फ्यूल जो है वो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जा सकता है। इसकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या है, ये क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि इनसे जो है क्या है, एक तरह से पर्यावरण में जो है पॉल्यूशन नहीं फैलता है और ग्रीन हाउस गैसेस को ये एमिशन नहीं करते हैं, कार्बन एमिशन रिड्यूस होता है। एसएएफ से लाभ क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, पहला तो बताया कि पारंपरिक जेट फ्यूल जो होता है उसकी तुलना में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है वो 80% तक वो ये घटाने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद इनमें जो है बिना बदलाव के उपयोग, यानी कि एयरक्राफ्ट है या एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन के स्ट्रक्चर में या उसके जो भी पार्ट्स हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है और ये जो है ईज़िली ब्लेंडेड हो जाता है, ईज़िली जो है मिल जाता है। जो ट्रेडिशनल फ्यूल है इस समय जो एविएशन फ्यूल है, तो जो हवाई जहाज़ों में जो प्रयोग होने वाला जो फ्यूल है उसमें जो है आराम से ये ईज़िली जो है ये मिक्स हो जाता है। तो उससे जो है एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वर्तमान हवाई जहाज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे प्रयोग होता है ये। आयात निर्भरता में कमी, तो अभी क्या है कि हम लोग क्रूड ऑयल को जो है आयात करते हैं, तो चूंकि जब ये जो सस्टेनेबल फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, इसमें क्या है कि जो कि मैंने बताया कि जिससे सोर्सेज इनके बताए, तो ये जो सोर्सेज हैं इनसे जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है और रिसाइकलेबल चूँकि ये होते हैं तो फिर ये हमेशा के लिए ये यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारी जो आयात होता है, जो इम्पोर्ट होता है पेट्रोलियम का, तो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्ट होने वाला जो कमोडिटी है वो पेट्रोलियम ही है और पेट्रोलियम ही हम लोग एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पेट्रोलियम का ही होता है। तो एक तरह से आत्मनिर्भरता में कमी आयात निर्भरता में कमी आएगी, मतलब इम्पोर्ट में जो हम डिपेंडेंट हैं उसमें कमी आएगी। तो रसिया से जो है हम लोग पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो ईंधन स्रोतों में विविधता के लिए विदेशी तेल पर निर्भरता जो है वो हमारी कम हो जाएगी और वैश्विक तेल कीमतों की अस्थिरता में असर कम होगा। तो वैश्विक तेल कीमतों में जो है ये अस्थिरता जो है उससे क्या होता है कि जो भी अनस्टेबिलिटी आती है कि मान लीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल जो होता है वो ईज़िली जो है क्रूड ऑयल नहीं मिलता है, तो उससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है क्रूड ऑयल के वो बढ़ जाते हैं। फिर उसकी रिफ़ाइनिंग करना और रिफ़ाइनिंग करने के बाद उसको यूज़ करना, तो उसमें जो है एक तरह से ज़्यादा टाइम भी, ड्यूरेशन भी लगता है। तो इसकी अस्थिरता को कम होगी। अच्छा, रोज़गार सृजन में भी ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में भी ये काम आएगा। तो एम्प्लॉयमेंट को कैसे ये सृजित करेगा, तो जैसे बायोफ्यूल प्लांट्स हैं या अपशिष्ट प्रबंधन है, जो भी कचरा का प्रबंधन है, मैनेज जो पॉल्यूटेड जो कह सकते हैं कि जो कंटामिनेशंस होते हैं, तो उसके मैनेजमेंट को लेकर के, और हरित ऊर्जा क्षेत्रों में, यानी कहने का मतलब है ग्रीन एनर्जी में ये एक तरह से ये एक नए अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद एसएएफ की चुनौतियाँ क्या हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो ईज़िली जो है जो कह सकते हैं कि इसको जो है अवेलेबल तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो है जिन चीज़ों से ये अवेलेबल हो सकता है और वो चीज़ें बहुत ही आम रूप से जो है हम लोगों को मिल जाती हैं। लेकिन इसका जो है खर्चा जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्चा है, या फिर कह सकते हैं कि जो इसका प्रोडक्शन करने में और इसका जो है एक तरह से जो मिक्सिंग में और इसके भंडारण में, तो इन सभी चीज़ों में ये एक तरह से जो है ये कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है। तो इससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उच्च लागत, पहली बात तो ये है कि इसमें जो है अब लागत जो है वो ज़्यादा आती है। तो पारंपरिक फ्यूल की तुलना में एसएएफ का उत्पादन खर्च जो है वो लगभग दुगना है। तो इसके उत्पादन का, इसके प्रोडक्शन का खर्च जो है वो दुगना है। इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता जो है, जैसे उत्पादन बताया मैंने, भंडारण या मिश्रण है या परिवहन है। परिवहन कहने का मतलब है कि जो एविएशन फ्यूल को जो है अलग अलग जगह पर जो है ले जाया जाना है ट्रेन के माध्यम से,
या फिर जो ट्रक्स हैं उनके माध्यम से, कंटेनर के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से ये जो एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में इसको जो है इसके लिए इसको जो है ज़्यादा इसमें मनी लगती है, ज़्यादा खर्चा होता है और ज़्यादा इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉस्ट लगता है। तो इसको जो है ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। तो इन परिवहन के लिए नई व्यवस्थाओं की ज़रूरत इनके लिए होगी। दूसरा जो है फिर उसके बाद है कच्चे माल की उपलब्धता। अब कच्चा माल जो है कहने का मतलब है कि साल भर जो है समान गुणवत्ता वाला जो माल है वो नहीं मिलता है। तो साल भर जैसे कहने का मतलब है कि कृषि जो है, तो कृषि में क्या है कि फसलों का एक जो है ड्यूरेशन होता है, उनका एक जो है टाइम पीरियड होता है कि जो खरीफ सीज़न में या फिर रबी सीज़न में जो फसलें होती हैं उसके साथ साथ जो है इनकी जो है साल भर जो है इनमें सेम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो नहीं मिल पाती है। फिर मात्रा में जो है फीड स्टॉक एक तरह से इसको जो है स्टॉक में नहीं ईजिली जो है ये रखना जो है इसको ये एक चुनौतीपूर्ण है। इसको इतना स्टॉक इसका अवेलेबिलिटी होना दिक्कत है। स्टॉक क्योंकि जो है कि इसको हमेशा जो है इसको स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये फिर से कंटामिनेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए जो है एसएएफ जो है के लिए ये एक तरह से ये चैलेंजेस हैं कि एसएएफ फ्यूल के लिए कि एसएएफ फ्यूल को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है एसएएफ की चुनौती भी है। उसके बाद नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है एनबीसीसी, इसके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अभी क्या है 2027 में इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उनमें ये एसएएफ फ्यूल जो है वो यूज़ होगा। तो 2027 इसको माना जा रहा है कि एसएएफ जो है इसको जो है 1% जो है वो इंटरनेशनल जो उड़ानें या अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसमें जो है ये यूज़ होगा। 2027 में इसका टारगेट लिया गया है कि ये 2027 में 1% एसएएफ का मिश्रण किया जाएगा जो फ्यूल जो है जो कह सकते हैं कि जो पारंपरिक फ्यूल है, ठीक है, उसमें। और 2028 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ये उसके बाद 1 साल बाद जो है ये 2028 में 2% एसएएफ का मिश्रण किया जाएगा। तो जितने भी ये रॉ मटेरियल है उसमें जो है ब्लेंडिंग जो इसका होगा तो ये 1% और 2% की बात कर रहे हैं। और इसकी जो मैक्सिमम कितना आ सकता है ये जा सकता है 50% तक, ठीक है। तो घरेलू उड़ानों में मिश्रण के नियम बाद में तय किए जाएंगे, लेकिन अभी इंटरनेशनल के लिए ये 2027 में 1% एसएएफ का मिश्रण किया जाएगा। उसके बाद आईएससीसी कोर्सिया प्रमाणन है क्या एक्चुअली में? तो ये क्या है बेसिकली आईएससीसी जो ये प्रमाणन है ये एक तरह से एसएएफ जो फ्यूल है, तो एसएएफ फ्यूल को जो है उसके यूज़ को लेकर के, उसके मानकों को लेकर के, उनके क्या क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको लेकर के ये एक तरह से बताता है। तो आईएससीसी कोर्सिया एक वैश्विक प्रमाणन प्रणाली है, इंटरनेशनल जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी है या कह सकते हैं कि प्रणाली है। तो ये सुनिश्चित करती है कि एसएएफ उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए बनाए गए कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, जो इसका कोर्सिया का फुल फॉर्म है। क्या? कार्बन ऑफसेटिंग। तो कार्बन का एमिशन जो है वो उसको जो है रिडक्शन करना, उसकी स्कीम है इंटरनेशनल एविएशन के लिए कोर्सिया, ठीक है। ये तो कोर्सिया जो है ये मानदंडों का पालन कर रहा है क्या कि ये एसएएफ फ्यूल को जो है बताता है कि एसएएफ फ्यूल अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एसएएफ फ्यूल जब यूज़ होता है तो उसको जो है एक तरह से जैसे क्वालिटी के लिए जो प्रमाणन दिया जाता है तो 14001 होता है आईएसओ सर्टिफिकेशन, वैसे ही जो है ये वाणिज्यिक स्तर पर जो है ये इसका भी एसएएफ को उत्पादन जो है जब ज़्यादा होता है तो जो इसकी शर्त होती है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिक्स किया जाए जो ऑलरेडी जो यूज़ हो रहा है फ्यूल, जो करेंटली फ्यूल हो रहा है यूज़ हो रहा है उसमें एविएशन में एयरलाइंस में, तो उसमें जब तो ये एक तरह से क्या है कि एसएएफ का यूज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब होगा तो एक तरह से इसमें इसको जो प्रमाणन एजेंसी है जो ये कोर्सिया, तो कोर्सिया जो है ये प्रमाणन उनको उन कंट्रीज़ को मिल जाता है
या फिर उस कंपनी को जो है ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इनमें जो है एसएएफ फ्यूल का यूज़ होगा, और ये ग्रीन हाउस गैसेस को जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसको जो है रिडक्शन करने के लिए और एमिशन को रिडक्शन करने के लिए और कार्बन के एमिशन को रिडक्शन करने के लिए इसमें जो है फ़ायदा मिलता है। तो ये एक तरह से प्रमाणन वाणिज्यिक स्तर पर एसएएफ उत्पादन की पूर्व शर्त है। तो एसएएफ उत्पादन अगर आपको करना है तो उससे पहले क्या है, कोर्सिया को लिए आपको जो है सर्टिफिकेशन देना पड़ता है। तो 2027 से कोर्सिया का अनिवार्य चरण लागू होगा, और इसमें एयरलाइंस को 2020 के स्तर से, 2020 का स्तर क्या है कि जो कार्बन एमिशन है वो 2020 में 4.9% एमिशन होता है, ठीक है, होता था। तो 4.9% जो एमिशन होता है हुआ 2020 में, जिसको कि स्टैंडर्डाइज ले लिया गया कि इतने, या फिर कह सकते हैं 5% से कम एमिशन जो है वो जो है रखा जाए। तो कार्बन उत्सर्जन जो है, जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए कितने, 2020 के स्तर से, यानी 5% के स्तर से नीचे। तो ये 2020 के स्तर से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, और एसएएफ मिश्रण यानी ब्लेंडिंग इसका प्रमुख साधन होगा। तो इसके लिए जो है भारत भी 2027 से इस व्यवस्था का हिस्सा बनेगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आईएससीसी कोर्सिया का प्रमाणन, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये जो है प्रमाणन एक तरह से एसएएफ के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि एसएएफ जो भी है, तो जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसको जो है एरोप्लेन्स में या फ्लाइट्स में यूज़ किया जाएगा 2027 से। और जो पानीपत की रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, उसको जो है पहला ये रिफाइनरी है या कंपनी है जिसको कि ये सर्टिफिकेशन जो है मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसको जो है बहुत हो सकता है आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये पूछे जाने की संभावना भी रहे। तो इसको लेकर के अगर यूपीएससी में या फिर जो पीएससी परीक्षाएं होती हैं, जो लोक सेवा आयोग की, यूपीपीसीएस हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य कोई स्टेट की सर्विस कमीशन है, तो उसमें भी ये एक तरह से ये पूछा जाने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।